लोग हैं और ये अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आप लोगों ने प्रारंभ में एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो देखा होगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हद तक इसने तोड़ा होगा, मरोड़ा होगा, आपके सोचने के लिए मजबूर कर दिया होगा इस वीडियो ने। तो इसी वीडियो पर हम बात करेंगे और ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है हमारे देश के सामने, पूरे विश्व भर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है कोविड-19 को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे हम इसमें कि इस मज़दूरों का जो माइग्रेशन हो रहा है इस पे लेकर के, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशंस का, तो आपके सामने ये विषय तो बन के ही रहेगा। इसके ऊपर एक प्रश्न है जो कि मैंने बनाया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा कि रिवर्स माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। ये कुछ आपके सामने प्रश्न बनेगा और इस प्रश्न का आप जितने अच्छे से जवाब दे पाएंगे, यह प्रश्न आपको उतना ही अच्छा वेटेज दे के जाएगा जवाब के रूप में। तो देखिए, इसको हम जब समझने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जो भी कंटेंट यूज़ करूँगा, जो भी यहाँ पे डेटा यूज़ करूँगा, आप इसको विशेष प्रकार से लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको मदद कर सके जब आप आंसर राइटिंग करें या फिर जब आप किसी इंटरव्यूअर को अपना जवाब दें। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे संदर्भ के रूप में, तो मैं कुछ लाइनों से स्टार्ट करूँगा इसे कि हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें फैज़ अहमद फैज़ की है ने अपनी इस रचना के माध्यम से न केवल श्रमिक वर्ग को सम्मान दिलाया बल्कि उनके हक के लिए आवाज़ भी बुलंद की। यूँ तो श्रमिक वर्ग के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्रों में बहुत सारे वायदे करते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई सामने आती है वो आपके सामने होती है, जिस प्रकार से इस वीडियो ने बयां करी है सब कुछ अपने सामने। तो ठोस उपाय करने की बजाय राजनीतिक दल इस वर्ग की समस्याओं से पल्ला झाड़ते रहते हैं, इसका प्रयास करते रहते हैं। इस समय भारत में जो लॉकडाउन है, जो कि लॉकडाउन 3 चल रहा है यहाँ पर, के दौरान श्रमिक वर्ग के पलायन जैसी गंभीर समस्या ने 2-4 होना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा। तो ये उसी का एक दृश्य है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में दिखाया था। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमारे रोजगार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा से गांवों और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते हुए देखा होगा, परंतु लॉकडाउन में स्थिति इसकी विपरीत है। इस समय महानगरों से गांवों की ओर पलायन हो रहा है। निसंदेह चिंताजनक है ये स्थिति। इस स्थिति को जानने के लिए हमें रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी गई है। जैसे क्या होता है, जब आप शहरों में जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रहा है वह शहरों से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ हो रहा है, तो इसलिए इसे रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दिया जाना उचित रहेगा। तो इस आलेख में हम समझेंगे रिवर्स माइग्रेशन, उसके कारण, उससे उत्पन्न चुनौतियाँ, समाधान के विभिन्न प्रयास जो कि रहेंगे उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है रिवर्स माइग्रेशन। तो सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से एवं गांव एवं कस्बों की ओर होने वाला पलायन जो होता है उसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गाँव की ओर प्रवासन हो जाना, लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धंधे बंद होने की वजह से श्रमिकों को बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ पैदल सड़कों पर उतर गया था। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में किस प्रकार से स्थिति भयावह आपके सामने आई थी। फिर लॉकडाउन में कैद, भूख प्यास से परेशान मजदूरों के बीच छटपटाहट और बेचैनी लाजमी थी। अब लंबे समय के बाद क्या हो रहा है कि सरकारों की इजाज़त से उनकी घर वापसी का रास्ता खुल गया है। चूँकि इस वक्त यह राहत की बात लग सकती है, लेकिन यह रिवर्स माइग्रेशन संपन्न व पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए आफत
साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए जो राज्य संपन्न है वहाँ पर ये लोग जा कर के वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया, काम किए। और तो लेकिन जो दूसरे कह सकते हैं कि डेवलप्ड राज्य नहीं है, अगर वो वापस वहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, उन पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस नहीं हैं। तो ये भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है इसने। प्रवासी श्रमिकों से तात्पर्य क्या होता है, हमें फिर ये डिफाइन करना होगा इस जब हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो देखिए एक प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इससे बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रभावी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिससे वे काम करते हैं। अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जाता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ कर के पहले मेजबान देश में काम करने के लिए भेजा या फिर आमंत्रित किया गया हो। इससे तात्पर्य यह होता है कि चूंकि कोई व्यक्ति ए है, वह कोई व्यक्ति दूसरे देशों में नौकरी करने जाता है, चाहे वो दूर अमेरिका हो, यूरोप हो या अरब कंट्रीज़ हो, तो उसे यहाँ पर मेजबान वो जाता है तो मेजबान देश में जाता है, वैसे मेहमान बन के जाता है काम करने के लिए। तो एक ये परिभाषा होती है। दूसरी परिभाषा ये होती है कोई ग्रामीण व्यक्ति होता है, वो काम करने के लिए किसी दूसरे भारत के अंदर के शहर में जाता है। तो दो प्रकार के यहाँ पे प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा दी गई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें बताना होगा भारत का जो असंगठित क्षेत्र है वो कैसा है। तो भारत का जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। असंगठित मतलब ये होता है कि जिनका एक कोई संगठन नहीं है, उनको लेकर कोई यूनियन नहीं है, उसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और इसमें अधिकांशतः वे लोग शामिल हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं, और शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण कार्य में जैसे उद्योगों में काम करते हैं। फिर इनमें अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी समय में शहरों में, महानगरों में जाकर के अपनी जीविका का तलाश करते हैं। फिर लगभग भारत में 50 करोड़ का कार्यबल ऐसा है जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है। मतलब बहुत ही कम हिस्सा है जो संगठित या ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। फिर इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक वर्ष 1948 के फैक्ट्री अधिनियम जैसे कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। चूँकि अगर ये फैक्ट्री के अधिनियम है 1948 उसके तहत आ जाते हैं तो इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी इनके साथ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये नहीं आते हैं, 90% हिस्सा असंगठित है, तो इनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और जो ये भीड़ आज के समय सड़क पर आया हुआ है, पलायन कर रहा है, ये पलायन उसी का नतीजन है। फिर अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका क्या होती है, ये हमें बहुत समझना होगा। देखिए ये हमें जब आप ये समझ जाएंगे ना इस तथ्य को, तब आप समझ पाएंगे कि पलायन जो हो रहा है वो किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ करके रख देगा। भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी का लगभग 6% होता है। ये श्रमिक इसका 1/3 यानी जीडीपी का लगभग 2% घर भेजते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की है। यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4% तक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो वहीं वर्ष 2001 से 2011 के मध्य देखा जाए तो बीच जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 4.5% रही। इस आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन में श्रमिकों और उद्योग दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ यहाँ पर। चूँकि ये समझा जा सकता है कि देखिए जो इसका परसेंटेज है वो डायरेक्टली आप देखेंगे तो 2.4 से लेकर के 4.5 एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो ये मान के जाया जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो शहरों में गए, शहरों में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर रोजगार का जो सृजन की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको गेन किया, फिर पैसे कमाए, उस पैसे को उन्होंने गाँव में भेजा, गाँव में उनके परिवार के पास भेजा गया, परिवार ने उस पैसे का खर्च किया, वो पैसा वापस से मार्केट में आया। तो इस तरीके से जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ी थी। लेकिन अब क्या होगा, ये अब इसका उलट हो जाएगा। क्योंकि श्रम गहन उद्योग अर्थात ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं। जब अर्थव्यवस्था मांग बढ़ती है तो श्रमिकों का बोनस, इंक्रीमेंट, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज, आने जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधाएं देकर कंपनियां इन्हें अपने साथ जोड़ने का
काम करती है। क्योंकि अब ये सारा बंद हो जाएगा, अब बंद होने से क्या होगा, ये इससे जुड़े हुए जो भी यहाँ पे सेक्टर्स हैं वो सब सेक्टर बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा, फिर यहाँ पे जो रोजगार सृजन की जो भी अपॉर्चुनिटी थी वो सारी बंद हो जाएगी। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा लॉस है पूरी इकॉनमी के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए। फिर यहाँ पर श्रमिकों के प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या क्या होगी। तो देखिए, श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त हो जाएगा। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया हो या रुक गया हो, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न होने से उत्पादन जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, उससे जो उत्पादन होगा वो प्रभावित होगा। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात श्रमिक वर्ग के महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्य हेतु वापस ना लौटने की भी आशंका देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होगा। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में इन राज्यों की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे अन्य महानगरों को दैनिक कार्यों में सहायता देने वाले श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डेली वेजेस होते हैं तो वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला जो राजस्व है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट, जो कि विनिर्माण विभाग होता है, स्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित होंगे। भवनों का निर्माण है वो रुक जाएगा। बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो जो उसके बढ़ने की संभावना थी उसे रुकने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। फिर रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों का पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो डेवलप कर रही थी। अब उन्हीं राज्यों में फिर से जो उनके लेबर वर्कर्स थे वो दूसरे राज्यों में जो नौकरी कर रहे थे वापस आ गए, तो उनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों का जो आर्थिक सहायता है वो प्राप्त होती रहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे अन्य अपेक्षाकृत रूप से औद्योगिकीकरण में पिछड़े हुए राज्य हैं। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में रोजगार का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर रोजगार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधें होने लगेंगी, जैसे कि लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था जो देखा जाए वो छवि दोनों खराब होने लग जाएगी। फिर रोजगार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिलाओं को प्रतिकूल परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लॉकडाउन की जो सिचुएशन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो महिलाओं के ऊपर बहुत सारे ऐसे शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, ये इसी का नतीजन है। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि हम क्या करें जिससे हम इस पर बच सकें, इस माइग्रेशन को रोक सकें, या फिर ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है आर्थिक रूप से इसको हम कंट्रोल कर सकें, फिर रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसको सृजित कर सकें इस लॉकडाउन में भी। इसके लिए क्या करें, तो हमें इससे बहुत सारे कार्य करने होंगे, समझने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए आगे की राह किस प्रकार से हम रखें कि इसमें चुनौतियों को संभल सकें। यदि संपन्न राज्य प्रवासी मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते हैं तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो देंगे, क्योंकि श्रमिक लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों का परिवर्तन और व्यापक कानून का अधिनियम किया जाना चाहिए। मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित किया जाना चाहिए और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए। प्रवासी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सके, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए, जैसे कि अभी मनरेगा में किया जा रहा है। फिर रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों को छोटे और मध्यम जैसे उद्योग और ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योगों, कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ अभी तक देखा जाए लॉकडाउन की स्थिति, तो उसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अभी ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन में होने से फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जितने भी विनिर्माण के अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको वहाँ पे स्टार्ट किया जाए। वहीं पर मनरेगा के तहत जो किसान वर्ग है, जो कि मजदूर वर्ग है, उसको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाए तत्काल में और उसको वहाँ पर नौकरी दी जाए।
ऐसे बहुत सारे तालाब हैं। इन तालाबों की साफ़ सफाई को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के कार्य जो रुके हुए थे, उस रुके हुए कार्य को यहाँ पर प्रारंभ किया जा सकता है और उसमें उन जो मजदूर वर्ग है उसको वहाँ पे नौकरी दी जाए। तो उससे उसको वहाँ पे जो भी मनरेगा है उसके तहत उसको नौकरी मिलेगी, उसको पैसा प्राप्त होगा और उस पैसे का वापस से वो यूज़ करेगा। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे विनिर्माण के सेक्टर्स है जहाँ जो ग्रीन जोन है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन जोन की, वहाँ पर हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य करके हमारी जो अर्थव्यवस्था, रुकी हुई अर्थव्यवस्था, उसको चालू रखा जा सकता है कुछ हद तक। तो ये आगे की राह है। इस राह में देखते हैं सरकार कितना अपनी योजना बना पाती है। आप इस प्रकार की चीज़ों को लिख सकते हैं जब आपके एग्जाम में आता है प्रश्न इस प्रकार से, तो यह पूछा जाए तो, चूँकि ये एक ऐसा इशू है जो कि विश्वव्यापी रूप से परेशान कर रहा है सबको। भारत बहुत ज़्यादा परेशान है इस माइग्रेशन को लेकर के। तो ये सारी स्थिति आप अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं इस पूरे हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत किए हुए फैक्ट के आधार पर। तो चूंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि रिवर्स माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं, तो मुझे समझ में आ चुका होगा, आपको भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका होगा कि रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की क्या भूमिका रहती है और प्रवासन किस हद तक चुनौती उत्पन्न करता है। इन्हें अपने शब्दों में लिख सकते हैं मेरे बताए हुए शब्दों के माध्यम से। तो दोस्तों, इसी वीडियो को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल का जो बेल आइकन बटन है उसे दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आ जाए। आपको अभी तक मेरे इस वीडियो यूट्यूब के चैनल पर आपको 60+ यूपीएससी सीरीज़ की यहाँ पर वीडियो डाली हुई है। चूँकि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, नई तारीख की जानकारी आपको 20 मई को प्राप्त होगी, उसके आधार पर एग्ज़ाम होगा। तो आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और जो एमपीपीएससी है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो 28 अप्रैल को जो हियरिंग होनी थी उसमें उसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। तो चूँकि वो भी अभी रुका हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आपको एमपीपीएससी के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने का समय मिलेगा मेंस देने के लिए अभी भी। और यूपीएससी का भी कहा नहीं जा सकता। 20 तारीख को जब नई डेट्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप फेसबुक पर मुझे सर्च कर सकते हैं अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। वहाँ पर मेरा पेज है, वहाँ पे और 1200 से ज़्यादा फॉलोवर्स है जो कि मुझे फॉलो करते हैं और वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि रिटर्न कंटेंट होता है। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहां पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट, करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 21 कोर्सेज डिजाइन की गई है जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आप सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों, ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।